नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज रिपोर्ट, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। इस बुलेटिन में हम लेते हैं खबरों की खबर, यानी खबर के पीछे असल खबर क्या है, ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज का न्यूज रिपोर्ट। तो न्यूज रिपोर्ट की शुरुआत आज हम करेंगे देश के सबसे स्वच्छ शहर हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर की। ये आर्थिक राजधानी है, ये सबसे स्वच्छ शहर है, इसलिए स्वच्छता की राजधानी है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने इसमें एक और टाइटल जोड़ा कि स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की भी राजधानी। दरअसल इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें शिरकत के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और तारीफ में क्या कहा आप इस रिपोर्ट में जान पाएंगे। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे। प्रधानमंत्री को देख प्रवासी भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे बुलंद किए। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का लंच भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, कहा कि इंदौर शहर नहीं, एक दौर है। ये स्वच्छता ही नहीं बल्कि स्वाद की भी राजधानी है। इंदौर एक दौर है, ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के अमृत काल में लगता है कि प्रदेश में अमृत वर्षा वास्तव में हो रही है। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। वहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर कमलनाथ ने निशाना साधा। 18 साल में क्या निवेश आया मध्य प्रदेश में, ये आंकड़े सब जानते हैं। सम्मेलन करने से विश्वास केवल नहीं बनता, समिट तो इवेंट होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में की पहचान में केवल भ्रष्टाचार है। 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। तो निश्चित तौर पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन प्रदेश के लिए और फिर निवेश आता है तो देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। वक्त है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का महत्व क्या है इस बात को डिकोड करने की, क्योंकि कोई इसे इवेंट बताता लेकिन दरअसल इसकी भूमिका क्या रह सकती है। पहली बात जो साफ तौर पर स्थापित सत्य है वो ये है कि किसी भी राज्य अगर विकास की राह पर वो आगे दौड़ता है तो देश के लिए भी अच्छा है। विदेशी निवेश किसी भी राज्य में हो देश के लिए अच्छा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के माध्यम से शिवराज सरकार का यही प्रयास है कि प्रदेश में विदेशी निवेश आए। विदेशी निवेश की मदद से उद्योग लगेंगे, यानी रोजगार की समस्या हल होगी, बेरोजगारी की दर अपने आप कम होगी। दूसरी बात, इस सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश की इमेज बिल्ड हो रही है, एक ब्रांड के तौर पर प्रदेश को उभारा जा रहा है। निवेशकों का इस सम्मेलन के माध्यम से विश्वास जीतने का प्रयास प्रदेश कर रहा है और इस सम्मेलन के द्वारा ये बताने की कोशिश हुई कि मध्य प्रदेश दरअसल सारे देश में बिजनेस फ्रेंडली राज्य है। निवेशकों को राज्य सरकार सारी फैसिलिटी देती है, ये विश्वास तो हर समिट में होता है। लेकिन अब की बार कुछ चेंजेस हैं, कुछ नए प्रयोग हैं। अब देखना यह है कि सम्मेलन का नतीजा क्या निकलता है, प्रदेश में कितना निवेश आता है। पहले उदाहरण दिए जाते थे एमओयूज के कामयाबी के तौर पर, लेकिन एमओयूज के बाद के असर को देखते हुए अब की बार धरातल पर कितनी इकाई लगी इसके डेटा भी आम जनता के बीच मांगे जाते हैं। हम देखते हैं कि अब की बार का ये निवेश का जो पूरा समागम है ये प्रदेश को क्या देकर जाता है। छत्तीसगढ़ की तरफ आपको ले चलते हैं। इस साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए इन दिनों राजनीतिक दल बयान ऐसे दे रहे हैं कि एक दूसरे पर कमियों पर निशाना साधने से शराबी गुरेज नहीं करते। आरक्षण, धर्मांतरण, बेरोजगारी के मुद्दे, तमाम चीजों पर बयानबाजी लगातार जारी है। लेकिन अब इस लिस्ट में टमाटर भी जुड़ गया है। क्यों, देखिए। छत्तीसगढ़ में ठंड के सीजन में टमाटर की बम्पर पैदावार होती है। हर साल यहाँ टमाटर इतने सस्ते हो जाते हैं कि किसानों को अक्सर अपनी उपज सड़कों पर फेंकनी पड़ती है। इस साल भी यही नौबत बनी। किसान भारी नुकसान में है। एक तरफ किसान परेशान है तो वहीं इस पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र से मांग कर रही है कि टमाटर के लिए कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक कोल्ड चेन को मजबूत करें। नोटबंदी के कार्यक्रम के बाद से ये जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। टमाटर बाहर जाना बंद हो गया है, इसलिए किसानों को समय पर कीमत नहीं मिल पाती। नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह किया है कि टमाटर के कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक कोल्ड चेन को मजबूत करना इस देश के किसानों के लिए आवश्यक है। इधर बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है कि ऐसी नौबत बनी क्यों, किसानों को टमाटर फेंकने पर मजबूर क्यों होना पड़ा है। भूपेश बघेल जी ने राहुल को गलत जानकारी दिया कि मैंने हर जिले के अंदर में फूड पार्क बना दिया, अपना टमाटर ले जाओ और बेच दो। तो कहाँ है जिले में फूड पार्क? क्यों आज स्थिति आ रही है किसानों को फेंकने की? इसका जवाब दे भूपेश बघेल जी है। दोनों पार्टियों के जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। साफ है कि समाधान के लिए विकल्प किसी के पास नहीं। तो बड़ी बात यह कि इस पर सियासी बयान आना या आरोप लगाना या आरोपों के बदले आरोप लगा के अपने समय को याद दिलाना, ये सब कुछ हम अक्सर देखते हैं। लेकिन मसला यहां यह है कि किसान जिसने साल भर मेहनत की, उसको मेहनत का फल नहीं मिल रहा। राजनीति अपनी जगह, लेकिन उपज का सही दाम ना मिला तो फिर कोई भी दल क्यों ना कितना बहाने बनाए या तर्क दे, शायद ये समाधान की तरफ तो नहीं ले जाएगा। चलिए इसको हम डिकोड करके समझने की कोशिश करते हैं कि हल होना क्या चाहिए। हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पर बेस्ड है। अगर किसानों को अपनी फसलों को सड़क पर फेंकना पड़े या कहीं और जाकर बर्बाद करना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सरकार को प्रोसेसिंग इकाई लगवाने पर ध्यान देना चाहिए, ये पहले कांग्रेस भी कहती रही और अब बीजेपी दोहरा रही है। टमाटर की बात करें तो सॉस केचप बनाने वाले उद्योग निश्चित तौर पर एक बेहतर विकल्प हैं और इस दिशा में प्रदेश की सरकारों ने भी कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम क्या अपर्याप्त हैं या फिर मॉनिटरिंग की कमी। देश में एमएसएमई के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रावधान रखा है कि बैंकों से आप लोन लेकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं ताकि लोकल उत्पाद को बढ़ावा मिले, उनको न्याय मिल पाए, वस्तुएं सड़क पर ना आए। टमाटर के निर्यात का रास्ता खुलना चाहिए जैसा प्रदेश की सरकार कहती है। अगर वाकई सिस्टम कमजोर हुआ है तो बिना राजनीति के फौरन इस पर अभी काम शुरू करें। विदेश में टमाटर जाए इसकी व्यवस्था पहले थी, क्या ये कमजोर हुई है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। एक और जरूरी बात, छत्तीसगढ़ के टमाटर उत्पादक किसानों को हर साल ऐसी नौबत झेलनी पड़ती है, लेकिन अब तक कोई हल मिला नहीं है और अब केवल वायदे नहीं चाहिए बल्कि एक स्थायी हल चाहिए। और ये स्थायी हल मिल पाए इस बात की उम्मीद किसान ही नहीं आम लोग भी करते हैं, क्योंकि आपको हमको चाहे जितनी भी परिस्थितियां कैसी हों, कभी भी इतनी खराब हालत किसानों की मंजूर नहीं होगी। कमलनाथ सरकारी अफसरों के ऊपर एक बार फिर भड़के हैं मध्य प्रदेश में। उन्होंने कहा कि बस 8 महीने इंतजार करो, इसके बाद फिर हमारी भी चक्की चलेगी और काफी बारीक पीसेगी। उनका यह गुस्सा ब्यूरोक्रेसी पर क्यों है, देखिए। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अफसरों पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने मंच से कहा कि मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी सुन ले, हमारा भी वक्त आएगा। सिर्फ 7 से 8 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब सबका हिसाब होगा। कमलनाथ ने ये भी कहा कि हमारी चक्की काफी बारीक पीसेगी। अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। कमलनाथ की बात का जवाब प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने दिया। कहा कि सत्ता पाने के लिए कमलनाथ बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे हैं। ऐसी बैठकों से कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा। कमलनाथ क्या हुआ कि बगैर पानी के जैसा मछली तड़पती है, वैसे ही बगैर सत्ता के माननीय कमलनाथ जी तड़प रहे हैं। स्वयं के लोगों को संभाल नहीं पाए, इसलिए कमलनाथ जी इस प्रकार के नाटक नौटंकी लगातार करते रहने चाहिए। दावे दोनों तरफ हैं, लेकिन किसके दावे जमीन पर सच होंगे इस साल के अंत तक पता चल जाएगा। तो सवाल ये उठा साहब कि आखिर कमलनाथ क्या संदेश देना चाहते हैं और किसको देना चाहते हैं। अफसरों को खुले मंच पर आखिर उनको क्यों चेताना पड़ा, डिकोड करते हैं। कमलनाथ का यह बयान पहले भी कई बार ब्यूरोक्रेसी के सामने एक मिसाल के तौर पर सामने आ चुका है। ये बताता है कि वो खुद और पार्टी के लोग मध्य प्रदेश में नौकरशाही से परेशान तो हैं। विपक्ष के साथ अक्सर ऐसी शिकायतें दिखती हैं। हकीकत में नौकरशाही में सरकार के साथ में कदम ताल करना उनकी आज की तारीख में प्रैक्टिकल मजबूरी लगता है। अफसर मौजूदा सरकार से कभी कोई पंगा नहीं लेते, भले विपक्ष को वो थोड़ा बहुत खफा कर दें,
विपक्ष इस बात से भड़का रहता है कि उनके लिए स्थितियां वैसी नहीं जैसी सरकारी लोगों को करनी चाहिए या जैसी सत्ता पक्ष को वो निभाते हैं। निष्पक्ष रहने की, नौकरशाही की जो एक कसम है, उसको आज की तारीख में क्या पूरी तरह निभाया जाता है, इस पर सबकी अलग राय है और वास्तविकता सब जानते हैं। कमलनाथ पहले भी चेतावनी दे चुके और अब भी दे रहे हैं। बतौर कमलनाथ को ऐसा बयान सार्वजनिक तरीके से क्या देना चाहिए, इस पर भी कई लोगों की अलग अलग राय है। कई इसे धमकी के तौर पर लेते हैं, कई चेताने के तौर पर, और कोई इसे फ्रस्ट्रेशन मानता है। लेकिन मूल बात यह कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या उस अफसरशाही से जो वाजिब काम है वक्त पर नहीं करा पा रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या केवल एक पक्ष की गलती है? क्या वास्तव में अधिकारी चुनकर, देखकर, पक्ष समझ करके काम करते हैं? यह भी सवाल है। इधर छत्तीसगढ़ में शनिवार को अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक चुनावी शंखनाद कर दिया था। फिर प्रदेश प्रभारी आए, ताबड़तोड़ बैठकें ली, लेकिन एक सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिस पर एक नई बहस छिड़ गई पुराने मुद्दे पर। देखिए कि जो लूट खसोट कांग्रेस ने करी है ना, हमारी सरकार इसका पाई पाई का हिसाब भूपेश बघेल से मांगेगी। 265 का नारा यूपी में दिया था, आप लोगों ने मजाक बनाई। चुनाव आते आते मैंने 300 के पार का, केशव मौर्य जी ने 300 पार का और 325 लेकर के सरकार बनाई है। बीजेपी के रणनीतिकारों के इस बयान से साफ है कि पार्टी छत्तीसगढ़ में वापसी के लिए कमर कस चुकी है। पर सवाल ये कि 15 साल में महज 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी के पास सत्ता में वापसी का प्लान क्या है? इस पर प्रदेश प्रभारी का जवाब भी सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 2-4 बात की कमी होती है तो हमारे पास आना चाहिए, मना करेंगे क्या? नहीं, आप लोकतंत्र का अच्छा उदाहरण पेश करें ना। बीजेपी की इस जोड़ तोड़ वाली राजनीति पर कांग्रेस का वार तय है। कांग्रेस नेताओं ने कहा, बीजेपी की इस जोड़ तोड़ वाली रणनीति पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का खरीद फरोख्त सफल नहीं होगा। बयान पर घिरता देख बीजेपी भी बचाव की मुद्रा में आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जादू की छड़ी होगी कि 14 सीट आने वाले, अगर 10 सीट भी आ जाएंगे तो किस तरह सरकार बनाएंगे, उससे पूछना पड़ेगा। जिम्मेदार पद पे है, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। आप भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त की तरफ आपका इशारा है, छत्तीसगढ़ में सफल नहीं होगा। मंत्री जी क्यों घबराए हुए? क्या उनको अभी से डर सता रहा है कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे? सियासत में संकेतों की भाषा बड़े मायने रखती है। देखना ये कि इस रणनीति से निपटने कांग्रेस की काट क्या होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ओम माथुर क्या कहना चाहते थे? क्या वो सवाल के जवाब में कुछ ऐसा कह गए जिस पर पार्टी घिर सकती है? डिकोड करते हैं इसे। बीजेपी के विरोधी अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त के, तोड़फोड़ की सियासत के आरोप लगाते हैं। सो कॉल्ड ऑपरेशन लोटस इसे पुकारते हैं। उनके आरोपों में अगर आप देखें तो एक तर्क या एक इतिहास छिपा है, एक घटनाओं का क्रम दिखता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दिखता है। बीजेपी की रणनीति भी इसमें साफ दिखी। कह सकते हैं कि बीजेपी किसी भी स्थिति में सत्ता हासिल भी करना चाहती है और उसे बनाए रखने का हुनर भी जानती है। मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, कांग्रेस को इससे बड़ा झटका लगा, लेकिन क्या सबक लिया, ये कांग्रेस की पाले के लोग समझते हैं। ओम माथुर की रही बात तो उनके बयान को अति उत्साह में दिया गया एक बयान भी कहकर टाला जा सकता है। कम विधायक होने पर भी सरकार बनाने का दावा फिलहाल उनकी पार्टी भी कहती है काल्पनिक है और थोड़ा सा विपक्ष कहता है हवाई वायदा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अपनी जमीनी पकड़ के ऊपर क्या विश्वास नहीं रहा, यह सवाल भी उठा है। लेकिन बड़ी बात यह कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव जीतना पहली प्रायोरिटी होती है और चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाना, और ऐसा बीजेपी कई राज्यों में करके दिखा चुकी है। तो क्या दूसरे दलों को इसके लिए तैयार नहीं रहना चाहिए, मुस्तैद नहीं रहना चाहिए? ये दलों को सोचना है। अब बात जरा मौसम की। मौसम का मिजाज बड़ी तेजी से बदल रहा है, थोड़ी सेहत संभालिएगा। ठंड से ठिठुरती दिल्ली, उत्तर पश्चिम भारत के तमाम लोगों को यह खबर जरूर समझनी चाहिए, जाननी चाहिए कि अगले 24 घंटे के बाद आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान इन क्षेत्रों में कोहरा बड़ा घना रहेगा, इस बात के भी आसार हैं। लोग कोहरे से अक्सर परेशान दिखते हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में सोमवार सुबह बेहद घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। कई शहरों में सुबह 5:30 बजे विजिबिलिटी 0 तक भी हुई। पंजाब के भटिंडा, अंबाला, उत्तर प्रदेश के आगरा और लखनऊ, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में
दृश्यता यानी विजिबिलिटी शून्य पर देखी गई। पटियाला, चंडीगढ़, अंबाला, भिवानी, दिल्ली के सफदरजंग, रिज, गंगानगर, वाराणसी, फुर्सतगंज, भागलपुर में 25 मीटर विजिबिलिटी रही। हिसार, करनाल, पालम, मेरठ, लखनऊ, बहराइच और पटना में दृश्यता 50 मीटर तक रही। मौसम की मार का असर विमानों और ट्रेनों पर पड़ना तय है, वो पड़ भी रहा है। पूरे किसी भी आप रूट के ऊपर जाएंगे, आपको ट्रेनें, फ्लाइट्स लेट मिल रही, डिलेड मिल रही हैं, धीरे चलानी पड़ रही। चलिए एक बार फिर से आपको एक वारदात की खबर पर लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई के हथखोज में एक वारदात जो बीती रात हुई, इसमें 2 लोगों की जान चली गई, पर उसकी तस्वीरें, फुटेज जब सामने आई तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। देखिए। तस्वीरें भिलाई के हथखोज इलाके की है। पहले आप इन 3 लोगों को देखिए, जिनमें से 2 के हाथ में फावड़ा है और एक के हाथ में लकड़ी का बड़ा सा डंडा। इन पर दूसरे गुट की तरफ से पत्थर और कुछ कांच की लाइटें फेंकी जाती हैं। हालांकि ये 3 लोग लगातार फावड़ा जमीन पर पटक कर दूसरे गुट को चुनौती दिए जा रहे थे। अब तक सीसीटीवी फुटेज में आपको दूसरे गुट के लोग दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन इन 3 लोगों को उनकी संख्या के बारे में पूरा अंदाजा है। लिहाजा 3 में से एक शख्स ट्रक की तरफ भाग निकलता है। अब बचे केवल 2 लोग। अब आपको दूसरे गुट के लोग भी नजर आ रहे होंगे। वो धीरे धीरे उन 2 लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते दूसरे गुट के लोग इन 2 लोगों पर धावा बोल देते हैं। लकड़ी, डंडे और फावड़े से दोनों शख्स की मार मार कर हत्या कर दी जाती है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आधा दर्जन से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की पहचान और उनकी खोजबीन जारी है। इस पूरी घटना में 2 बातें समझ में आई हैं। पहला, स्क्रैप के, कबाड़ के बिजनेस की प्रतिस्पर्धा, और दूसरा कि कोई है जो पुलिस को सारी जानकारियां दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने कुछ कार्रवाइयां की हैं। अभी भी सवाल है, बहुत से लोग अभी भी गिरफ्तार होना बचे हैं, लेकिन कहां गश्त है और क्यों इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, कहां पुलिस थी, सवाल अब भी लोगों के जहन में। एक और सवाल है, वो है जुड़ा सिंगरौली जिले के लोगों से जुड़ा हुआ। वहां के एक मोहल्ले में लोगों को आज भी, इतने साल बाद भी, साफ सुथरा पानी नहीं मिल पा रहा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, देखिए। सिंगरौली जिले को भले ही सिंगापुर की उपमा दी जाती हो, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत बद से बदतर है। तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जिला मुख्यालय से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर लोगों को आज भी साफ सुथरा पानी नहीं मिलता। लोग कोयले से प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें सिंगरौली जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर नगर निगम क्षेत्र में आने वाले घसिया मोहल्ले की हैं। आज भी यहाँ लोग नदी का पानी पीने को मजबूर हैं, और वो भी प्रदूषित, क्योंकि कोयला खदानों से निकलने वाला पानी इन्हीं नदियों में छोड़ दिया जाता है। पानी पीने से भाई 2 बीमार आदमी पड़ता, कोई सरकार सुविधा नहीं दे रहा है। हम लोग उल पुल में कैसे डाके होके। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी की तरह पिला जा रहे हैं, तो क्या करिए। हो ही रहा है ना, देख रहे हैं कुछ रोड नजर नहीं आ रहा है। आदमी बाइक लेके चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहे हैं, तो हम लोगों की मजबूरी है। इस प्रदूषित पानी को पीने की वजह से स्थानीय लोगों को तरह तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। गंदा पानी पीने, ऑयली पानी पीने से सबसे पहले तो मेन तो पेट की समस्या होती है। पेट की समस्या में उसको पेट दर्द हो सकता है, उल्टियां होंगी, लूज मोशंस होंगे, आगे चल के लीवर में खराबी आएगी, तो सामने वाले को हेपेटाइटिस होगा, पीलिया हो जाएगा। इस पे बिल्कुल नोट शीट जारी की जाएगी एनसीएल को, और उससे जवाब मांगा जाएगा। अगर वह जवाब में नहीं सक्षम होते, नहीं बताते और नहीं सुधार करते हैं, तो नोट शीट चलाकर उनसे नोटिस दी जाएगी। प्रदूषण के मामले में सिंगरौली एमपी के टॉप शहरों में वायु प्रदूषण के साथ जल प्रदूषण यहाँ की बड़ी समस्या है। चलिए इस खबर को देखने के बाद जरा इसके पीछे की असल खबर भी ले लें, डिकोड करते हैं इसको। पहली बात, कोयला खनन करने वाली कंपनी चाहे जो हो, अक्सर अपने आसपास के लोगों की सेहत को लेकर सवालों के घेरे में होती है। आम लोगों की जिंदगी से इतना बड़ा खिलवाड़ लगातार कैसे कोई कर सकता है। प्रशासन की दूसरी बात, इसकी भूमिका भी कटघरे में। कैसे प्रशासन इस कदर लापरवाह है कि पीने जैसी बेसिक सुविधा लोगों को दे नहीं पा रहा। प्रशासन को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। लोग शिकायत करते हैं, लोग सड़क पर उतरते हैं, लेकिन सेहत के इतने महत्वपूर्ण विषय, पानी को भी हल्के में अगर लिया जा रहा है तो बाकी आप क्या देंगे। कंपनियों के सीएसआर मद को तो छोड़ ही दीजिए, जिससे और काम इलाके में विकास की होनी चाहिए। कम से कम साफ पानी, जो जीने का एक मूल अधिकार है,
वो तो दिया ही जा सकता है, लेकिन वो अधिकार भी यहां के नागरिकों को नहीं मिल रहा। इसमें कंपनी और प्रशासन बराबर के जिम्मेदार। आज के न्यूज डिकोड में इतना ही। कल फिर से दिन की बड़ी खबरों को डिकोड करने इसी मंच पर इसी वक्त पर जुड़ेंगे। नमस्कार।